कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। अध्याय 10 के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। इसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा, यानी कि वर्क एंड एनर्जी, और ये कक्षा 9th का चैप्टर है। और इसका रिवीजन के तौर पर मतलब देखेंगे तो पूरे नोट्स ही पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। परिचय, सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। ये क्लास 9th के लिए फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका परिचय दें। आम जीवन में हम पढ़ने, सोचने या बात करने को काम मानते हैं, यानी हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं, सब काम ही मानते हैं। और भी हम बहुत सारे वर्क करते हैं, वो सब काम मानते हैं। परंतु विज्ञान की भाषा में ये कार्य नहीं है, यानी विज्ञान की भाषा में ये कार्य नहीं है। तो फिर कार्य क्या है? विज्ञान में यदि हम देखें तो वैज्ञानिक संकल्पना कार्य की होती है, यानी विज्ञान की भाषा में कार्य संकल्पना कार्य होने के लिए दो शर्त आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, जब तक कोई वस्तु पर बल नहीं लगेगा तब भी कार्य नहीं होगा। दूसरी बात, बल के साथ साथ क्या होना चाहिए, यानी बल तो लग रहा है लेकिन वस्तु का विस्थापन भी होना चाहिए। यदि विस्थापन 0 है और तो वर्क भी 0 है। यदि बल 0 है तो भी क्या होगा, कार्य 0 होगा। यानी कार्य के लिए में बल और विस्थापन दोनों ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दीवार को धक्का मारा जाए तो क्या होगा, बल तो लग रहा है ना, बल तो लगाया जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, दीवार विस्थापित नहीं हो रही, दीवार इधर नहीं घुसक रही। तो यहाँ पर कार्य विस्थापन क्या हो गया, 0, अर्थात कार्य बराबर 0 हो गया। तो विस्थापन होना जरूरी, विस्थापन का मतलब स्थिति में परिवर्तन होता है। अब कार्य क्या चीज़ है, इसकी परिभाषा देखें तो इसका परिभाषा निकल के आती है यहाँ पर कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। यानी कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। यानी कि जो W यदि कार्य लगाएंगे तो यानी बल की दिशा में विस्थापित करेंगे, W बराबर F गुणा S। ये क्या हो गया, कार्य हो गया। तो कार्य बल गुणा विस्थापन का गुणनफल है। दोनों में से यदि एक भी 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, यानी बल नहीं लगा तो विस्थापन नहीं होगा, और विस्थापन नहीं होगा तो वर्क भी नहीं होगा। तो दोनों का मान कुछ ना कुछ होना चाहिए तब तो कार्य होगा। तो वह भौतिक राशि वह क्रिया है जिसकी किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। अब ये राशि कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे कि राशि यह एक अदिश राशि है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसमें दिशा नहीं होती। अब मात्रक क्या होता है, बल का मतलब कार्य का एसआई मात्रक यूनिट मीटर या जूल होता है। जूल की परिभाषा 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करें तो उस कार्य को हम 1 जूल से दर्शाएंगे। यानी 1 न्यूटन बल लगाकर यदि 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो 1 जूल के बराबर उसका कार्य होता है। तो ये कार्य की ऐसा ही मात्रक होता है, न्यूटन मीटर या जूल होता है। तो जूल की मैंने परिभाषा देख ली। इसके बाद में कार्य की प्रकृति क्या होती है, तो जो कार्य की प्रकृति होती है तो कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, कार्य शून्य कार्य भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखें कार्य धनात्मक कैसे होगा, बल और विस्थापन एक की दिशा में हो, यानी थीटा बराबर 0। उदाहरण के लिए खिलौना गाड़ी को खींचना, कुएं से पानी खींचना, तो इसमें क्या होगा, बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा। इसी कुएं से यदि पानी खींचते हैं तो जिधर की ओर बल लगाया जा रहा है उधर की ओर विस्थापन भी हो रहा है, तो क्या होगा, कार्य धनात्मक होगा। खिलौना गाड़ी में क्या होगा, जिधर हम खींच रहे हैं खिलौने की गाड़ी को उधर ही खिलौने गाड़ी खींचती हुई चली जाती है, तो वो कार्य धनात्मक होगा। अब ऋणात्मक कार्य क्या होगा, ऋणात्मक कार्य बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री, तो क्या होगा, इसमें यहाँ पर कार्य ऋणात्मक होगा। उदाहरण के लिए हम देखें घर्षण बल या ब्रेक लगना, तो ब्रेक यानी गति तो स्टोर होती है और ब्रेक लगाने पर वो यानी हम जो ब्रेक गति तो स्टोर होती है लेकिन रोकना होता है गाड़ी को, तो ये क्या है, ऋणात्मक कार्य। घर्षण बल क्या होता है, देखो पहिए को उसकी गति के विपरीत रोकना होता है घर्षण बल। तो दूसरी ओर बल लगाया जा रहा है, गति इधर हो रही है, दूसरी ओर बल लगाया जा रहा है, तो वो क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होता है उसमें, ठीक है। अब इसमें शून्य कार्य क्या चीज़ होती है, बल और विस्थापन लंबवत हो, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री हो, या विस्थापन शून्य हो। यानी उदाहरण के लिए कूली सिर पर बोझ उठाकर खड़ा है या चल रहा है तो कूली द्वारा किया गया कार्य तो होगा, लेकिन बक्से द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि बक्से का उसमें कोई योगदान नहीं। यानी उस पर वो ज़मीन की तरफ बल तो लग रहा है, देखो यहाँ पर है ना, विस्थापन भी हो रहा है, लेकिन बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री है, यानी कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। और विस्थापन शून्य हो और थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो उसमें कार्य कितना होगा, 0 होगा।
है ना, यानी कि वो सिर के ऊपर ही है ना। और अब ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी। अब हमने यहाँ पर बल कार्य को देख लिया, बल को देख लिया और हमने विस्थापन को देख लिया। अब हम यहाँ पर की ऊर्जा को देखेंगे। ऊर्जा क्या चीज़ होती है? एनर्जी। अब जो एनर्जी जो होती है, इसकी परिभाषा हम देखें एनर्जी की, तो क्या होती है एनर्जी की परिभाषा? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जिस वस्तु पर कार्य होता है ऊर्जा बढ़ती है, और जो वस्तु कार्य करती है ऊर्जा घटती है। यानी जिस वस्तु पर कार्य होता है ऊर्जा बढ़ती है, और जो वस्तु कार्य करती है ऊर्जा घटती है। तो यानी कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि उसकी जो क्षमता होती है कार्य करने की, कितना कार्य कर सकती है, उस क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहा जाता है, यानी एनर्जी कहा जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई ऊर्जा क्या होती है। अब इसका जो मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होगा। यानी बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। ऊर्जा के रूप में क्या क्या ऊर्जा के रूप है? एक यांत्रिक रूप भी ऊर्जा का है, रासायनिक रूप है ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा आदि, ये सब क्या है? ऊर्जा के ही रूप है। यांत्रिक ऊर्जा में तो आ गए मशीनें चलती है, वो यांत्रिक ऊर्जा हो गई। रासायनिक ऊर्जा में जो केमिकल चीज़ें आती है वो सब रासायनिक ऊर्जा हो गई, उनसे संबंधित ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा में विद्युत से चलने वाली चीज़ें या विद्युत जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा। प्रकाश संबंधी चीज़ें प्रकाशीय ऊर्जा हो गई। ऊष्मीय जिसमें ऊष्मा हो वो ऊष्मीय ऊर्जा में आ जाएगी। ये आदि ऊर्जाएं के रूप है ना। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में एक तो होती है गतिज ऊर्जा, है ना, प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों जुड़ के क्या कहलाती है? ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इसमें गतिज ऊर्जा भी हो के, और स्थितिज ऊर्जा हो पी। अब गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। अब गतिज ऊर्जा क्या चीज़ होती है? इसका अर्थ है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा, यानी कि गति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे बहता पानी, वो गति के कारण, मतलब उसके में गति हो रही है, तो गति जो होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जिन चीज़ों में गति होगी, जैसे बहते पानी में गति है तो वो गतिज ऊर्जा के कारण है। चलती कार, वो भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। बंदूक से निकली गोली, वो भी गतिज ऊर्जा का कारण है। उसमें जो निहित ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है। फेंकी हुई गेंद। अब गतिज ऊर्जा जो ई के है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है, उसका सूत्र होगा ई के बराबर 1/2 mv²। अब एम क्या है भाई? 1/2 तो आप जानते हो ये संख्यात्मक मान है। एम जो है वो द्रव्यमान है, और वी क्या है? यहाँ पर वेग है, और यहाँ पर वेग का वर्ग है। यानी कि द्रव्यमान और वेग के वर्ग का आधा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो एक गेंद का उदाहरण दिया गया है, तो वेलोसिटी इधर है और ये मास, यानी कि इसमें कुछ द्रव्यमान और ये गति कर रही है, तो इसमें गतिज ऊर्जा है, इसमें निहित ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे गतिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। हमने पढ़ा है कि ई के बराबर 1/2 mv² के अनुसार क्या होगा? यदि हम सूत्र को देखें ध्यान से, तो द्रव्यमान दोगुना करने पर, ये द्रव्यमान को दोगुना कर दे तो गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, जैसे द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 2m और v², और 2 से 2 कट जाएगा तो mv², यानी कि पहले से दुगनी हो जाएगी इसकी गतिज ऊर्जा भी। ठीक है, अब वेग को दुगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। यदि वेग को सिर्फ दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और द्रव्यमान को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा भी दुगुनी हो जाएगी, लेकिन वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। अब वेग को आधा करने पर गतिज ऊर्जा चौथाई रह जाएगी। वेग को यदि आधा भी कर देंगे तो गतिज ऊर्जा चौथाई 1/4 रह जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर निष्कर्ष से निकलता है कि भारी, ऐसा 1/4 क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वर्ग है ना। भारी वस्तु और तेज गति वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। भारी वस्तु और तेज गति, यानी कि जो द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा तो भी गतिज ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, और गति यदि तेज रहेगी यानी वेग ज़्यादा रहेगा तो भी गतिज ऊर्जा अधिक रहेगी। तो इस सूत्र के अनुसार हमने देख लिया। अब होती है स्थितिज ऊर्जा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अर्थ है इसका वस्तु की स्थिति यानी ऊंचाई या आकार में परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा, यानी उसकी या तो स्थिति या ऊंचाई या आकार में परिवर्तन के कारण जो संचित जो ऊर्जा होती है उसके अंदर निहित ऊर्जा, वो क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसमें गति के कारण नहीं होती, यानी कि उसकी स्थिति, वस्तु की ऊंचाई, आकार, इनमें परिवर्तन के कारण जो संचित ऊर्जा होती है। जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जब वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाया जाता है तो उसमें क्या होता है? उठाया जाता है तो EP बराबर mgh, जहाँ g तो गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है ना।
तो ये उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो गई, यानी कि वो नीचे रहेगा तो उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा दीजिए ऊंचाई जाने का विरोध करती। उदाहरण के लिए बांध में जमा पानी, वो स्थितिज ऊर्जा निहित होती है उसके अंदर। अब जब उसको अगर बांध को खोल दिया जाएगा तो वो स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, ये देखो धनुष को हम खींच कर क्या करते हैं, तान देते हैं, तो वो स्थितिज ऊर्जा में निहित हो जाता है। छोड़ेंगे तो ये आपस गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा कहाँ निहित हो गई, यहाँ पर तनी हुई डोरी पर, यहाँ पर निहित हो गई। छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में निहित परिवर्तित हो जाएगा। छत पर रखा पत्थर, छत पर यदि कोई पत्थर रखा हुआ है तो वो भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है ना। तो ये सब जो उसकी स्थिति के कारण जो उत्पन्न होती है वो स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा पथ पर इसकी निर्भरता कैसी होती है स्थितिज ऊर्जा की, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एज पर निर्भर करता है। ये उस रास्ते पर निर्भर नहीं करता जिससे वस्तु को ले जाया गया है, यानी कि रास्ता तो कोई भी हो, लेकिन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर ही क्या करता है, गुरुत्वीय बल निर्भर करता है ना। दोनों स्थितियों में कार्य mgh होता है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है भाई, ऊर्जा संरक्षण का नियम हम कई बार पढ़ चुके हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यानी कि नियम ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे यदि बांध बनाकर हम पानी को रोक लेंगे तो उस स्थितिज ऊर्जा में निहित हो जाएगा, जब वो छोड़ेंगे तो उस स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा अचर रहती है, स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। रूपांतरण के पहले ऊर्जा और रूपांतरण के बाद की ऊर्जा दोनों का मान कितना रहता है, बराबर रहता है। अब इसके बाद में P + KE, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का मान एक कांस्टेंट रहता है, यानी कि एक स्थिर रहता है हमेशा। ये आंतरिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब मुक्त पतन क्या चीज़ होती है भाई, फ्री फॉल में ऊर्जा संरक्षण, मुक्त पतन में ऊर्जा संरक्षण। अब यहाँ पर हम बिंदु के रूप में समझते हैं। बिंदु A टॉप, अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम PE KE = 0। नीचे गिरते समय भी ऊंचाई कम, वेग ज़्यादा और PE घटती है और KE बढ़ती है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, नीचे गिरते समय जो B है ना, B पर यहाँ पर, तो A पर तो क्या हो गया मैक्सिमम, तो ऊपर ही ऊपर जाकर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा तो 0 हो जाएगी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। और B पर क्या हो जाएगा, बीच में यदि नीचे गिर रही है बॉल तो B पर ऊंचाई कम हो जाएगी, तो वेग क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और P घटती है और KE बढ़ती है ना। इसके बाद में बिंदु C पर ज़मीन से टकराने से पहले क्या होगा, KE तो मैक्सिमम हो जाएगी, PE 0 हो जाएगी, है ना। यानी टकराने से पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है। तो इसमें अब हर बिंदु पर P + KE समान रहता है यहाँ पर, है ना। दोनों का मान क्या रहता है, किसी का मान ज़्यादा किसी का मान कम हो जाएगा, लेकिन क्या रहेगा, दोनों का मान नियत रहेगा, स्तर बना रहेगा, ठीक है। दोनों का मान क्या बना रहेगा, स्तर बना रहेगा। अब देखो यहाँ पर P का मतलब स्थितिज ऊर्जा है, तो यहाँ पर जो PE है तो वो तो 0 हो जाएगी नीचे, है ना। स्थितिज ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा गिरने से पहले अधिकतम होगी, बहुत भयंकर यहाँ पर, है ना, गिरे नहीं है। इसलिए दोनों का मान मिलाकर एक का ज़्यादा है, एक का बिल्कुल 0 है, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, एक नियत राशि हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा बीच में कि गतिज ऊर्जा जो है ना, KE जो गतिज ऊर्जा है वो तो बढ़ गई और PE क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा घट गई, है ना। अब यहाँ पर हम समझ गए। अब इसके बाद में ऊर्जा का रूपांतरण देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब ऊर्जा का रूपांतरण कैसे सकता है, एक तो युक्ति और ऊर्जा रूपांतरण। तो विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, यानी इनके जो उपकरण भी दे रखे हैं कि कौन सी ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सा उपकरण काम में आएगा। तो विद्युत मोटर क्या काम करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, यानी कि विद्युत मोटर चलाएंगे और तो वो कुछ ना कुछ कार्य करेगी, जैसे पानी फेंकने का, तो वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। फिर विद्युत जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी वो घूमेगा और घूम कर क्या करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा, तो वो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। विद्युत बल्ब क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा रहती है इसमें, तो वो प्रकाश ही ऊर्जा में बदल देता है,
या ऊष्मीय ऊर्जा में तो प्रकाश यानी प्रकाश देता है, और बल्ब गर्म हो जाता है तो ऊष्मीय ऊर्जा देता है, यानी कि हीटर वीटर जो काम में लेते हैं। तो ये विद्युत ऊर्जा के उदाहरण है। अब विद्युत सेल है ना, ड्राई सेल क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा होती है इसमें, और रासायनिक ऊर्जा कैसे बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। हरे पौधे में कौन सी ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा होती है, यानी कि सूर्य की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, जो सौर ऊर्जा होती है उनसे भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। भाप का इंजन क्या करता है, इसमें ऊष्मा ऊर्जा होती है और फिर गति करता है, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ऊंचाई से गिरता पत्थर में कौन सी स्थिति ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, और वो नीचे गिर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, स्थितिज ऊर्जा में उसमें बदल गई। अब शक्ति यानी कि पावर, परिभाषा कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कार्य करने की दर जो होती है उसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो P बराबर W/T, यानी शक्ति बराबर कार्य बटा समय। मात्र क्या होता है, यूनिट क्या होती है, तो SI मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड होता है इसका। 1 वाट बराबर 1 जूल कार्य या 1 सेकंड, है ना। तो इसका मात्रक SI मात्रक समझ में आ गया, शक्ति का मात्रक वाट होता है या जूल प्रति सेकंड होता है ना। अब 1 वाट में कितना होता है, 1 वाट में 1 जूल कार्य बटा 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में किया गया 1 जूल कार्य 1 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होता है। एक अश्व शक्ति कितने 746 वाट के बराबर होती है, हॉर्स पावर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने हॉर्स पावर देख लिया, वाट देख लिया, है ना, 1 वाट का मान देख लिया, 1 किलोवाट का मान भी हमने देख लिया। इसके बाद में औसत शक्ति, एवरेज पावर क्या चीज़ होती है। जब काम अलग अलग दरों पर किया जाए तो हम औसत शक्ति कहलाते हैं। यानी कि जब काम अलग अलग दरों पर किया जाए तो हम औसत शक्ति निकालते हैं। औसत शक्ति P एवरेज बराबर कुल उपयोग की गई ऊर्जा बटा कुल किया गया कार्य या कुल किया गया कार्य बटा टोटल एनर्जी या टोटल टाइम, इसका भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाती है, हमारे पास औसत शक्ति यानी कि एवरेज पावर निकल जाती है। उदाहरण यहाँ पर दे रखा है एक। उदाहरण के लिए यदि एक जवान आदमी और एक बूढ़ा आदमी समान कार्य को 20 जूल करते हैं तो जवान आदमी समय 10 सेकंड में शक्ति 200/10 तो 100 वाट, और बूढ़ा आदमी समय 20 सेकंड लेगा, शक्ति 200/20 10 वाट। यानी निष्कर्ष कम समय में कार्य करने पर शक्ति अधिक होती है ना। यानी कम समय में यदि कार्य किया गया तो इसका मतलब वहाँ पर शक्ति अधिक लगी है। अब कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, NCERT समाधान सॉल्यूशन, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक के प्रश्न यहाँ पर इनका सॉल्यूशन दे रखा है ना। तो निम्नलिखित क्रियाकलापों में कार्य हो रहा है या नहीं ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर जैसे हमने पहले बताया था, कूली वाला उदाहरण दिया था, तो हम यहाँ इनके आधार पर हम देख सकते हैं, इनके आंसर हम दे सकते हैं। तो इनका आंसर तो बाद में देखेंगे, पहले हम इनके नोट्स देखते हैं। तो यहाँ पर हम पूरे नोट्स यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या क्या देखा एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्य तथा ऊर्जा को हमने देखा, इनकी परिभाषा देखी, परिचय देखा, वैज्ञानिक संकल्पना देखी कि कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या है। ठीक है, और फिर कार्य के हमने सूत्र देखा था, W बराबर F/S होता है, इसका SI मात्रक देखा था, और कार्य की प्रकृति को हमने देखा था, कार्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर इसने ऊर्जा को देखा, ऊर्जा के बाद में गतिज ऊर्जा जो इसका एक प्रकार है, फिर हमने स्थितिज ऊर्जा को देखा था जो भी दूसरा प्रकार है इसका। ठीक है, और फिर यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है नहीं उत्पन्न की जा सकती है, मुक्त पतन हमने देखा था, और इसके बाद में हमने ऊर्जा का रूपांतरण देखा था कि किस प्रकार से हम ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में शक्ति का हमने सूत्र देखा कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति। इसकी हमने 1 वाट की परिभाषा देखी है ना, और 1 किलोवाट को हमने किस प्रकार से कितने वाटों में व्यक्त किया था, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, औसत शक्ति हमने देखी। ठीक है, इसके बाद में कार्य तथा ऊर्जा का जो प्रश्न है वो बाद में देखेंगे।